Hello everyone. Today we are going to compare the legislative composition of India, USA and Germany. So let us talk about first India, then we will come to the USA and then we will come to the Germany. जर्मनी का जो लेजिस्लेटिव कंपोजिशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. एक जनरल सेंस में देखें तो फेडरल असेंबली एंड फेडरल काउंसिल जैसे यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा है, बट उसके साथ साथ ये जो पॉइंट है इसका डायरेक्ट प्लस प्रोपोर्शनल, ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. सो वी विल लुक इनटू इट इन सम डिटेल. लेकिन पहले हम इंडिया की बात करते हैं. तो इंडिया में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट. जनरली पार्लियामेंट में तीन चीज़ें होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट. क्योंकि कोई भी बिल अगर आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं देन इट विल बी सेंड टू द राज्यसभा एंड फ्रॉम हियर इट विल बी सेंड टू द प्रेसिडेंट. अगर पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है राज्यसभा में देन इट विल बी पास्ड इन द राज्यसभा एंड सेंड इट टू द लोकसभा एंड फ्रॉम हियर इट विल बी सेंड टू द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट को भी पार्ट माना जाता है, बट मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया है बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लोकसभा एंड द राज्यसभा. तो राज्यसभा एंड लोकसभा की मैक्सिमम बात करने वाले हैं, तो इसलिए उसको हमने सेपरेट कर दिया. अब इंडिया में लेजिस्लेचर के दो कंपोनेंट हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा. इसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं लोकसभा को, एंड राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स. सिंपली अगर हम कहें तो अगर इसको वर्ड को देखें तो लोक का मतलब होता है पीपल एंड सभा मीन्स असेंबली, यानी ऐसी सभा जहाँ पे लोग हों, लोगों की असेंबली. बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, इसीलिए इसको बोलते हैं लोकसभा. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लोगों को, पीपल को, सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. एंड ये है आपका राज्यसभा. राज्य का मतलब यहाँ पे स्टेट से है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट्स को, यानी ये टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, एक टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही है. इसीलिए इसको लोकसभा बोला गया है, हाउस ऑफ द पीपल, और इसीलिए इसको राज्यसभा बोला गया है, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स. अब थोड़ा और डिटेल करते हैं. इंडियन पार्लियामेंट में 550 सीट्स जो है, 552 सीट्स वो लोकसभा की हैं एंड 250 सीट्स है राज्यसभा का. टोटल 802 सीट्स है पार्लियामेंट में, अगर हम लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को मिक्स कर दें. लोकसभा में 543 सीट्स है एट प्रेजेंट ऑन विच इलेक्शन इज बीइंग हेल्ड, जिस पे इलेक्शन होते हैं, जिसमें से 2 सीट्स है एंग्लो इंडियन के लिए जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. तो टोटल 545 इतने सीट्स हैं लोकसभा में. राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में टोटल वैसे तो 250 हैं, जिसमें से 238 पे इलेक्शंस होते हैं एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जो है 12 को नॉमिनेट करते हैं. अब ये जो 12 नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, जैसे सोशल सर्विस में कोई बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करे, आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में कुछ बेटर काम कोई करता है तो उसको नॉमिनेट किया जाता है टू रिप्रेजेंट द साइंस फैकल्टी इन द राज्यसभा. तो इस तरह से ये हो गया लोकसभा और ये राज्यसभा. लोकसभा में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? तो पॉपुलेशन के बेसिस पे. अब पूरे कंट्री में से हमें कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है. अब वो कैसे सिलेक्ट होगा? तो हम क्या करें, पूरे कंट्री को पॉपुलेशंस के बेसिस पे डिवाइड कर दें. जैसे मान लें कि हमें 10 लाख लोगों पे एक व्यक्ति चाहिए, यानी 10 लाख पे वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए. तो इस तरह से हम 10 लाख को 100 करोड़ से डिवाइड कर देंगे, और 100 करोड़ को 10 लाख से डिवाइड कर देंगे. अगर अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ मान लेते हैं इंडिया की पॉपुलेशन, तो 10 लाख से आप डिवाइड कर दीजिए. अब वो चूँकि बड़ा कैलकुलेशन अगर हो तो आप 1 करोड़ में 10 लाख से डिवाइड करिए तो कितने मेंबर मिलेंगे आपको? 10 लाख पे 1, तो 1 करोड़ में 10 मेंबर मिलेंगे. तो इस तरह से 1 करोड़ में 10 है तो 100 करोड़ में
तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो अब ये 10 लाख हमने बताया एक एजम्पशन के रूप में, आप 15 लाख 20 लाख, वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन या हम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना रखना चाह रहे हैं। अगर हमें नंबर बढ़ाना है तो हम पॉपुलेशन को कम कर देंगे, अगर हमें नंबर कम करने हैं तो पॉपुलेशन हम बढ़ा देंगे, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड होती है। इवन जो राज्यसभा का है वो भी पॉपुलेशंस के बेसिस पे है। कैसे? जैसे लोकसभा में तो डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं एमपीज को, कि मान लीजिए कि अगर 10 लाख पॉपुलेशन है एक कंट्री की और हमने 1 लाख पे रखा है कि 1 लाख पे एक कैंडिडेट को हम इलेक्ट करेंगे, तो 10 लाख पे मतलब 10 कैंडिडेट हम पूरे कंट्री में इलेक्ट करेंगे, तो 1-1 लाख में 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएगी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 लाख लोग मिल के वोट करेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होंगे ABCD, उसमें से किसी एक को वोट करेंगे, कई को वोट करेंगे, उसमें से जो एक सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेगा वो इलेक्ट होके आएगा 1 लाख में। इस तरह से 10 कैंडिडेट को हम इलेक्ट करेंगे और इस 10 कैंडिडेट में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी वो रूल करेगा, वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे हमने कंट्री को डिवाइड कर दिया और वो डिवीज़न रहा 543, यानी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने अपनी कंट्री को डिवाइड कर दिया। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट खड़े होते हैं, कुछ लोकल होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट होते हैं, कुछ लोकल पार्टियों के कैंडिडेट होते हैं। उसी में से जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाता है। अब जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट मिल जाता है, यानी 50+1, 50% +1 वोट मिलेगा, तो वही पार्टी मेजोरिटी में होती है, वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है। यहाँ पे है 543, तो यहाँ पे लगभग आपको कितने वोट की ज़रूरत होगी? और 250, 270, 272, लगभग 272 और 273 वोट्स की ज़रूरत होगी किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, क्योंकि 43 का अगर आप हाफ करेंगे तो 21.5 आएगा, तो 22 कर लेते हैं तो 272 हो जाएगा। तो इस तरह से 272 अगर किसी पार्टी के कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट अगर इलेक्ट हो जाते हैं, मतलब इलेक्शन में जीत जाते हैं, तो वो पार्टी फॉर्म करेगी गवर्नमेंट। ये लोकसभा की बात हो गई। और ये कितने दिन के लिए इलेक्ट होते हैं? फॉर 5 ईयर्स, और हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। इन केस गवर्नमेंट जो है डिज़ोल्व हो जाए, नो कॉन्फिडेंस वोट पास किया जाए पार्लियामेंट में, लोकसभा में, और वो पास हो जाए, हो सकता है कि गवर्नमेंट पर से उन्हीं के पार्टी के लोगों का भरोसा ख़त्म हो जाए। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाया जाए लोकसभा में और ये मेजोरिटी ऑफ द पीपल वोट कर दे फेवर में उसके, तो लोकसभा को 5 ईयर के पहले भी डिज़ोल्व होना पड़ेगा। और उस कंडीशन में फिर से, मतलब 5 ईयर कंप्लीट होने के पहले फिर से इलेक्शन हो जाएगा। तो एक ये कंडीशन बनती है। एक कंडीशन ये होता है कि कोई MP या MLA की डेथ हो जाए, उस कंडीशन में मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। और उसमें क्या होता है कि जिसको बाईपोल इलेक्शन बोलते हैं या बाई इलेक्शन, उसमें बाई इलेक्शन में क्या होता है कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट होता है। मान लो 2 साल वो कंप्लीट करके उसकी डेथ हो गई, तो अगले 3 साल के लिए कैंडिडेट का इलेक्शन होता है, उसे बाईपोल कहते हैं। मिड टर्म उसे बोलते हैं जब आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 साल के पहले डिज़ोल्व हो जाए, तो उसके बाद जो इलेक्शन होगा उसे मिड टर्म बोलते हैं। और अगर मान लो 2 साल बाद ही डिज़ोल्व हो गया कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी, तो फिर से जो इलेक्शन होगा वो अगले 5 साल के लिए होगा। तो ये हो गया लोकसभा। राज्यसभा में
पॉपुलेशन के बेसिस पे ही राज्यसभा की भी सीट डिसाइड होती है। राज्यसभा में स्टेट्स की पॉपुलेशन जो है उसके बेसिस पे सीट्स दिए जाते हैं। जिस स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे सीट्स ज़्यादा होगी। जैसे यूपी में 31 सीट्स हैं क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। सिक्किम में केवल 1 सीट है। सिक्किम में लोग राज्यसभा से केवल 1 सीट आता है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम सारे स्टेट्स को इक्वल सीट अलॉट कर दें, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जैसे यूपी जैसे बड़े स्टेट्स में जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कम हो जाता है, वहाँ के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाता है। इस वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने पॉपुलेशन के बेसिस पे राज्यसभा में सीट को अलॉट किया। तो इसमें 12 नॉमिनेट होते हैं और 238 इलेक्ट होते हैं। यहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं वो 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन हर 2 साल पे 1/3 जो मेंबर होते हैं उनका 6 ईयर्स का जो टर्म होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वो इस तरह से हर 2 साल पे यहाँ पे इलेक्शन होता है उन मेंबर्स का जो जिनका 6 ईयर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो हर 2 साल पे इलेक्शन होगा। तो ये क्या हो गया 3/3 मतलब 1। इसका मतलब ये है कि हर 2 साल पे इलेक्शन होगा तो 6 साल पे पूरा का पूरा जो राज्यसभा है वो इलेक्शन प्रोसेस से गुजर चुका होता है। मतलब एक बार 1/3 का इलेक्शन हुआ, अभी अगले 6 साल के लिए हो गए, फिर दूसरी बार 1/3, नेक्स्ट 1/3 का हुआ, फिर नेक्स्ट 1/3 का। इस तरह से 6 ईयर्स में ये पूरा का पूरा राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग फिर से इलेक्ट होते हैं लेकिन री इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं। तो ये हो गया इंडिया की बात। तो इंडिया में ये प्रोसेस है। अब आइए यूएसए में देख लेते हैं। यूएसए में हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और सीनेट होता है। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है वैसे वहाँ पे सीनेट है, जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा है वैसे यहाँ पे हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव है। इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ 5 ईयर्स के लिए इलेक्शन होता है, इनके यहाँ 2 ईयर्स का। तो हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव जो यूएसए में होते हैं उनका हर 2 साल पे इलेक्शन होता है। आफ्टर एवरी 2 ईयर्स वहाँ पे इलेक्शन होता है हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे ही डिसाइडेड है, यानी पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है 435। जो सीनेट है, सीनेट का जो सीट है वो डिवाइड होता है स्टेट्स के बेसिस पे। देखिए इंडिया में पॉपुलेशन के बेसिस पे राज्यसभा की सीट डिवाइडेड है, लेकिन यहाँ पे जो राज्यसभा की सीट है जिसको हम सीनेट बोल रहे हैं वो स्टेट के बेसिस पे डिवाइडेड है। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं और 50 स्टेट्स में हर एक स्टेट्स को 2 सीट मिले हैं सीनेट में। तो हर स्टेट से 2 सीट यानी 2 सीनेट के मेंबर इलेक्ट होके जाते हैं यहाँ से। और इंडिया में क्या था, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं लेकिन स्टेट्स के बेसिस पे नहीं है, पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे सारे स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, चाहे वो पॉपुलेशन के बेसिस पे ज़्यादा हो या कम हो। तो इस तरह से 50 स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट्स को 2 सीट मिला है, तो टोटल यहाँ पे 100 सीट है सीनेट में। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स जो है वो उनका इलेक्शन होता है। इस तरह से एक मेंबर का जो टर्म है वहाँ यहाँ पे 6 ईयर्स है और यहाँ पे 2 ईयर्स था, यहाँ पे 6 ईयर है। तो सेम जैसे इंडिया में 6 ईयर है वैसे वहाँ पे भी है। जैसे इंडिया में हर 2 साल पे 1/3 मेंबर, यहाँ पे भी 1/3 मेंबर का फिर से हर 2 साल पे इलेक्शन होता है। इस तरह से 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मतलब 6 ईयर्स में पूरी की पूरी सीनेट जो है वो फिर से इलेक्शन प्रोसेस से पूरा एक बार रिसर्कल यानी गुजर चुका होता है। तो ये है यूएसए की बात।
टोटल यहाँ पे जो मेंबर है वो 541 है, 535 जो है वो इलेक्टेड है और 6 नॉन वोटिंग मेंबर है जिनका जो वोट नहीं दे सकते। अच्छा, यूएसए में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 4 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इंडिया में जो है लोकसभा में अगर आपका मेजोरिटी मिलता है तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उस पर्टिकुलर पार्टी की, जो पार्टी मेजोरिटी में आती है उस पार्टी के लोग मिलके प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। यूएसए में जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है वो एकदम सेपरेट है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो लोकसभा है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और उनके जो एग्जीक्यूटिव मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूएसए में क्या है, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव हो चाहे सीनेट हो, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, न उन्हें यहाँ पे आंसरेबल है, ना ही वो सीनेट में रिस्पॉन्सिबल है या आंसरेबल है। तो और जो प्रेसिडेंट होते हैं ना तो हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर होते हैं और ना ही सीनेट के मेंबर होते हैं, तो वो एकदम अलग है। यानी वहाँ पे एग्जीक्यूटिव एकदम अलग किया गया है लेजिस्लेचर से। इसीलिए जो वहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं उनका इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद वो खुद का कैबिनेट सेलेक्ट करते हैं और वो उनको अपॉइंट करते हैं। उनके कैबिनेट में जो लोग होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं, जो आईएएस के जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू जो पास्ड होते हैं, तो वो सेक्रेटरीज़ क्या होते हैं, सेक्रेटरीज़ को वही इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट भी वही करते हैं प्रेसिडेंट, और उनको अपॉइंट करते हैं, जब चाहे उनको हटा सकते हैं। तो वो सारा पावर किसके पास होता है, प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए वो स्मॉल कैबिनेट होती है, उसको किचन भी बोलते हैं, किचन कैबिनेट, क्योंकि बहुत छोटा होता है और सारा पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। तो इस तरह से वो उनको एडवाइस करने के लिए होते हैं। इंडिया में जो है कैबिनेट ऐसा नहीं है, इतने कम पावरफुल नहीं होते, कैबिनेट का बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि शुरू में बहुत पैरेलल थे ये, चूँकि बोला जाता था प्राइम मिनिस्टर यानी जो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उसमें जो फर्स्ट है उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे डोमिनेंट रोल हो गया प्राइम मिनिस्टर का रोल धीरे धीरे बढ़ता गया, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाने लगा, और ये तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है ही। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव से अलग है, न तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है और ना ही लेजिस्लेचर। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे जवाब देना होता है लोकसभा एंड राज्यसभा में, और मेंबर भी होना ज़रूरी है, वेदर इट इज़ लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में या तो आप मेंबर होइए या तो राज्यसभा में। बिना मेंबर हुए भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, प्रेसिडेंट कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, बट ओनली फॉर 6 मंथ, एंड विद इन 6 मंथ आपको इधर फ्रॉम द लोकसभा और द राज्यसभा से आपको मेंबर होना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका यूएसए। सेम चीज़ें यूएसए में भी है, बस यहाँ पे टर्म चेंज हो गया, 2 ईयर्स यहाँ पे 5 ईयर्स। यहाँ पे ये चीज़ें सेम है, बट यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे और यहाँ पे स्टेट्स के बेसिस पे, यानी इक्वल स्टेट्स को इक्वली रिप्रेजेंट किया गया है। इस प्रोसेस को सिमेट्रिकल प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे जो स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इसको सिमेट्रिकल प्रोसेस बोलते हैं, सिमेट्रिकल सिस्टम, और ये पॉपुलेशंस के बेसिस पे है। तो ये हो गया। अब जर्मनी की बात कर लें। जर्मनी की कंडीशन थोड़ी सी जो है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो फेडरल असेंबली है और ये फेडरल काउंसिल, ये दोनों एकदम सेपरेट है। हर बिल को जो है फेडरल काउंसिल को पास नहीं करना होता। जैसे कि हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव से सारे बिल जाते हैं सीनेट में, जैसे लोकसभा में सारे बिल जो है राज्यसभा में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फेडरल असेंबली में सारे बिल जो है फेडरल काउंसिल में नहीं जाते। वही बिल फेडरल काउंसिल में जाएंगे जो कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होंगे, यानी जिस पे स्टेट्स को भी पावर होता है और फेडरल असेंबली को भी, यानी सेंट्रल असेंबली भी जिस सब्जेक्ट पे रूल बना सके। और जैसे इंडिया में कंकरेंट लिस्ट में है एजुकेशन, अब एजुकेशन पे कोई रूल बनाना है तो फेडरल असेंबली में पास होगा, देन इट विल गो फेडरल काउंसिल। लेकिन जैसे फॉरेन अफेयर्स है या इस तरह के कोई जो
जो सेंट्रल लिस्ट में है सब्जेक्ट्स, उस पर अगर कोई लॉ बनाना है तो वो केवल और केवल फेडरल असेंबली में रहेगा, यहाँ पे वो डिस्कस नहीं होगा। तो इस तरह से ये दोनों सेपरेट हैं एक प्रकार से। अब यहाँ पे देखो प्रोसेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी तो पॉपुलेशंस के बेसिस पे ही है, लेकिन यहाँ पे टोटल फेडरल असेंबली में मेंबर हैं 598 और फेडरल काउंसिल में है 69। फेडरल असेंबली को जर्मन लैंग्वेज में बुंडेस्टाग बोलते हैं और फेडरल काउंसिल को जर्मन लैंग्वेज में बुंडेसराट बोलते हैं। तो ये बुंडेसराट एंड बुंडेस्टाग ये जर्मन लैंग्वेज में इनका नाम है। टोटल फेडरल असेंबली में 598 मेंबर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये नंबर चेंज होते रहते हैं, कभी 71, 701, अभी लास्ट इलेक्शन में था। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आपको जर्मनी के बारे में बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पे क्या है, जो फेडरल असेंबली है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 299, 299। ये जो 598 सीट्स है, इसमें 299 जो सीट है इसको डायरेक्ट इलेक्शन, ये देखिए इलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल है। होता क्या है कि यहाँ पे एक व्यक्ति को, एक जो कैंडिडेट जो इलेक्टर है उसे 2 वोट देने होते हैं। हर पर्सन यहाँ पे 2 वोट कास्ट करता है, एक कैंडिडेट के लिए दूसरा है पार्टी के लिए। कैंडिडेट मान लीजिए X, Y, Z, पार्टी A, B, C, D। अब कैंडिडेट में जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। तो मान लो X को सबसे ज़्यादा वोट मिला, वो जीत गया। तो 299 सीट्स पे जो है इलेक्शन इस तरह से होता है, जिसमें कई कैंडिडेट खड़े होंगे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से। 299 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई लोग खड़े होंगे, उसमें से जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। इस तरह से 299 सीट जो होती है वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू फिलअप होती हैं। दूसरा, वही कैंडिडेट जो यहाँ पे XYZ को इलेक्शन में वोट देगा, वो यहाँ पे पार्टियों में भी किसी को वोट देगा, वेदर इट इज़ A, B या C और D। अब यहाँ पे वोट परसेंटेज, जैसे मान लो किसी को 20% वोट मिले, किसी को 30%, किसी को 25%, किसी को 25% हो गया। अब इस तरह से 299 जो सीट होता है, जनरली ये पार्टियों में डिवाइड नहीं होता, बट पार्टियाँ अपने कैंडिडेट यहाँ पे खड़े करते हैं। तो 299 जो सीट होती है, उस सीट पे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाता है, वो डायरेक्ट पार्लियामेंट में जाते हैं। जो रेस्ट 299 सीट्स है, इस पे प्रोपोर्शनल इलेक्शन होता है। जो यहाँ पे वर्ड है ना प्रोपोर्शनल, मतलब 20%, अगर एक पार्टी को 20% सीट मिला है तो 299 का 20% सीट जो है वो ए पार्टी को मिलेगा, 30% बी पार्टी को मिलेगा, 25% सी पार्टी को मिलेगा, अगेन 25% डी पार्टी को मिलेगा। इस तरह से जर्मनी में एक प्रोसेस ये है जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन है और एक प्रोपोर्शनल इलेक्शंस है जिसमें पार्टियों को इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पार्टियों को वोट दिया जाता है और यहाँ पे कैंडिडेट को वोट करते हैं और इसके थ्रू इलेक्शंस होते हैं। अब जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगा इन दोनों को मिला के, वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो 598 का मतलब 600 अगर मान ले तो लगभग आपको चाहिए होगा 249, यानी 350
अगर सीट इतनी ही है तो 598 पे ही सीट रुक गया तो आपका 350 ये मेजोरिटी हो जाएगा। ओह सॉरी, फाइव 98 है तो ये हो जाएगा आपका 299 प्लस 1 300। तो एक तो ये तरीका है। अब ये चीज़ें चेंज होती है, ये जो सीट है ना 598 ये बदल जाता है कब, जब आप जैसे कोई पार्टी 299 जो ये सीट है यहाँ पे अगर किसी पार्टी को ज़्यादा परसेंटेज वोट मिल जाए और यहाँ पे उसे कम मिले तो ये सीट इंक्रीज कर दी जाती है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो रहने देते हैं इसको, ये फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। बस इतना आप जानते रहो कि 299 सीट्स पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं एंड अनदर 299 पे प्रोपोर्शनल इलेक्शन से, यानी उसमें पार्टियों को इलेक्शन होता है, यहाँ पे कैंडिडेट को चूज करते हैं। और इन दोनों में जो मेजोरिटी में वोट जिन कैंडिडेट को मिलता है, जो पार्टी मेजोरिटी में आती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और फिर उस पार्टी के कैंडिडेट मिलके वहाँ पे चांसलर को इलेक्ट करते हैं। तो जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसे वहाँ पे चांसलर होते हैं, फिर चांसलर जो है अपना कैबिनेट इलेक्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि 1957 से लेके आज तक जर्मनी में कभी भी किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, इसकी वजह से कभी भी किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो हमेशा कोलिशन की गवर्नमेंट बनती। इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लाने के पीछे भी रीजन है हिस्ट्री। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट अक्सर हो जाती थी, कोई एक पार्टी मेजोरिटी में आती थी, तो किस तरह से पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, इतना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि कोई एक पार्टी जो है वो मेजोरिटी में आए ही ना, इसलिए इस तरह का सेटअप किया गया। ऐसा नहीं कि मेजोरिटी में आ ही नहीं सकते, आ सकते हैं बट चांसेस बहुत कम है। तो ये फेडरल असेंबली, इसमें पॉपुलेशंस के बेसिस पे 299 सीट्स पे इलेक्शंस होते हैं, 4 ईयर टर्म होता है इनका। अब आते हैं फेडरल काउंसिल में। फेडरल काउंसिल भी पॉपुलेशंस के बेसिस पे है। इनका जो पीरियड होता है वो फिक्स्ड नहीं है, नॉट डिफाइंड और नॉट फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर होते हैं 69 मेंबर हैं, 16 स्टेट से आते हैं। टोटल जर्मनी में जो स्टेट्स हैं 16 हैं, इंडिया में 28 और यूएसए में 50। यहाँ पे जो 16 स्टेट से 69 मेंबर्स जाते हैं, ये लगभग अलग अलग स्टेट्स के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वास्तव में वही फेडरल काउंसिल में फेडरल काउंसिल्स के मेंबर होते हैं। जो 16 स्टेट्स में मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, वही मेंबर होते हैं फेडरल काउंसिल के। तो इनके लिए अलग से कोई इलेक्शन नहीं होता है। दैट्स वाई दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर्स को ही फेडरल काउंसिल में अपॉइंट करते हैं, जो कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट लेवल के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन फेडरल काउंसिल। ये हर प्रकार, ये सारे लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते हैं। कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर उस पर कोई बिल बनता है तो वो फेडरल काउंसिल के पास आता है एंड देन यही मिनिस्टर यानी फेडरल काउंसिल्स के जो मेंबर हैं वो उस पर वर्कआउट करते हैं। और इनके पास इतना पावर है कि उस मैटर्स को वो वीटो भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एब्सोल्यूट पावर भी दिया गया है उस मैटर्स में। बाकी मैटर्स के लिए फेडरल असेंबली फ्री है। तो ये रहा पूरा आपका जर्मनी को लेके। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इंडिया में ये पूरा फैक्ट बेसिस पे था। और ये अक्सर कंपैरेटिव एनालिसिस आपको बुक्स में रिटन स्टेटमेंट में मिलेगा, तो मुझे लगा कि हम इसको कैटेगराइज करके एकदम क्लियर कर दें
कि आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर रहे। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।